हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है वो हम प्रारंभ करते हैं परिरक्षण वाला। और परिरक्षण जो प्रिजर्वेशन है, यानी कि आपके जो फल और सब्जी हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए, सूक्ष्म जीवों से खराब होने के बचाने के लिए हम जो है फलों का परिरक्षण करते हैं, यानी कि उनको संभाल के रखते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप की मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम जो हमारा जो फल और सब्जी हैं उनको लंबे समय तक हम परिरक्षित कर सकें और उनका उपभोग कर सकें। ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, हम उनकी जो चर्चाएं हैं वो टाइम टू टाइम इसमें सबसे पहले हम वही चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका बिंदु इसमें बनता है, एग्जाम की दृष्टि से हम बात करेंगे। देखो, रामायण तो बहुत है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहला, भारत में फल और सब्जी उत्पादन में लिखेंगे, साथ के साथ भारत में फल एवं सब्जी उत्पादन में, भारत में फल और एवं सब्जी उत्पादन में या सॉरी, भारत में फल एवं सब्जी उत्पादन का केवल केवल 2% भाग ही 2% भाग ही केवल 2% भाग ही परिरक्षण में काम लेते हैं। यानी कि 2% केवल, ध्यान रखें कि जो प्रिजर्वेशन होता है इसका केवल मात्र और मात्र जो है 2% भाग ही इसमें परिरक्षण में काम में लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है, ये याद रखना है, पहली लाइन आपको ये याद रखनी है। यानी कि जितना प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ उसका केवल 2%, जो कि बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, खास बात देखिए कि एक और अगला क्वेश्चन बन जाता है कि कुल उत्पादन का, कुल फल व सब्जी उत्पादन का, 25 से 30% भाग, 25 से 30% भाग बिना उपयोग किए नष्ट हो जाता है। बिना उपयोग किए नष्ट हो जाता है। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग किए नष्ट हो जाता है? 25 से 30। अब सोचो, 2% हम केवल प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। अब सोचो इस 25 से 30% के प्रिजर्वेशन के लिए हमें कितना ह्यूमन पावर, कितना एनर्जी चाहिए, कितने हमें स्टोरेज चाहिए उसको बचाने के लिए। यदि हमने इसको बचा लिया, बहुत पैसे बचा सकते हैं हम। समझ रहे हो? भुखमरी खाद्यान्न की समस्या को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो 2% जो है परिरक्षण में और 25 से 30% भाग जो है बिना उपयोग किए नष्ट हो जाता है। फिर बात करें कि जो परिरक्षण है इसके जो सबसे फादर जो पूछे जाते हैं, इसके जो जनक हैं, फादर ऑफ प्रिजर्वेशन। तो फादर ऑफ प्रिजर्वेशन जो है या फादर ऑफ परिरक्षण के जनक, हिंदी में आप लिख सकते हो, परिरक्षण के जो जनक हैं वो किसको माना गया है? निकोलस एपर्ट को माना गया है। इसको निकोलस एपर्ट को, इन निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी का जनक भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे केनिन या डिब्बाबंदी, उसका भी जो जनक है वो निकोलस एपर्ट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ग्लास कंटेनर में, किसमें भाई? ग्लास कंटेनर में परिरक्षण जो है किया था, ग्लास कंटेनर का यूज किया था। और कब की बात है भाई? ग्लास कंटेनर का कब इन्होंने यूज किया था? 1809 में। ध्यान रखें, कब भाई? 1809 में। लिखिए इस चीज को, लिखेंगे भाई। फिर इससे रिलेटेड कुछ संस्थानों की और कुछ चीज़ों की और बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बिंदुओं की। अब देखिए, जब प्रिजर्वेशन आपके और पूछा जाता है, इसमें आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। जो सबसे पहली प्रथम अब परिरक्षण करना था तो हमारे भारत की बात आई, और भारत में प्रथम परिरक्षण जो है प्रयोगशाला बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रयोगशाला है वो 1920 में, और 1920 में कहाँ पर भाई? मुंबई में। 1920 में जो परिरक्षण जो प्रयोगशाला है वो मुंबई में जो है इसको बनाया गया था। ये उस टाइम बॉम्बे कहते थे, वहाँ पर जो है इसको बनाया गया था परिरक्षण प्रयोगशाला को। और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे
इसमें आपसे कई बार पूछा जाता है FPO, यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये कब पारित हुआ था? ये भी पूछा जाता है, ये आपके 1955 में। ध्यान रखिए भाई, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो 1955 में जो है ये जो है फूड जो है प्रोडक्ट ऑर्डर, देखो इससे कई बनते हैं, जबकि यहाँ पर जो है कई बार फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर भी बनता है, ऑर्डर भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखें, ये आपके जो है 1955, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। जनरली आपको एग्जाम की दृष्टि से ये देखने को मिलता है, ठीक है। कई बुकें इसको इस वे में भी लिख देती हैं, ये ध्यान रखें। तो आपको दोनों को एक ही जैसा मानना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। चलिए फिर और देखते हैं, और एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया था, इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट भी पूछा जाता है, CFTRI। देखो अभी परिरक्षण स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल हम बेसिक बात कर रहे हैं। CFTRI की फुल फॉर्म पूछी जाती है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसी से संबंधित था, और ये कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में है, और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में, है ना। ये पूछा जाता है, एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इस इंस्टीट्यूट के बारे में इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, या हम कह सकते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950 में बना। ये इंस्टीट्यूट कब बना था? 1950 में ये इंस्टीट्यूट जो है बना था। और भी है, फिर इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेशन में जो है अपग्रेडेशन हुए थे। फिर इसमें एक प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी बना था, वो भी पूछा जा सकता है आपसे, वो भी आप लिख लीजिए कि जो एक्ट है वो कब बना था। चलिए भाई, कौन सा एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन जो एक्ट है वो कब बना था? एडल्ट्रेशन जो एक्ट है, यानी कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये जो अधिनियम है ये कब बना था? 1994 में बना था। कब बना था भाई? 1994 में बना था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी है, जैसे ये तो था कि भाई मिलावट और उसको रोकने के लिए जो है एक्ट लगाया गया था, एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा, यहाँ तक आप लिखो, फसाई के बारे में देखा होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। चलिए भाई, हो गया। अब एट एट आपके एक्ट और बना था जो इसी से संबंधित था, आपने देखा होगा, जो पैकेजिंग, जो पॉलिथीन में जो पैकेजिंग आती है, कई बार चिप्सों पर देखा होगा फसाई, है ना, फसाई की जो है ऐसे लिखा जाता है, FSSAI, फूड सेफ्टी। इसकी भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखो, ये फसाई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। दूसरा, इसका एक्ट भी पूछा जाता है कि जो एक्ट है ये कब बना था, ये पूछ लिया जाता है। तो ये 2006 में बना था। बाकी इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे निश्चिंत रोड, डिटेल फसाई के बारे में पूर्णतः विस्तार से चर्चाएं करेंगे लास्ट में, जब आपका परिरक्षण वाला पूरा अध्याय फिनिश हो जाएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तो केवल इतना आप लिख लीजिए, इस पर विस्तार से जो है चर्चा होगी, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जो परिरक्षण, अब स्टार्ट आपके जो है परिरक्षण करना है। परिरक्षण में जरूरी है कुछ सिद्धांत और कुछ विधियां। यदि आपको किसी भी फल और सब्जी का परिरक्षण करना है तो उसके लिए कुछ विधियां और सिद्धांत जो हैं बताए गए हैं।
जहां से एग्जाम की दृष्टि से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, परिरक्षण की विधियां डालो आप। अब देखो परिरक्षण की विधियां की यदि बात करें तो परिरक्षण की विधियों में एक तो होती है अस्थायी विधि, और एक होती है अस्थायी विधि, सॉरी, एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। अब देखिए जो स्थायी विधि है, स्थायी विधि में जो परिरक्षण जैसे होता है वो 7 से 8 महीने तक, यानी कि 7 से अस्थायी विधि में जनरली जो परिरक्षण होता है, यदि अस्थायी विधि अपनाते हैं तो जनरली जो परिरक्षण होता है वो 7 से 8 महीने तक होता है। और स्थायी विधि में ये साल तक भी हो सकता है, कई साल तक, कई सालों तक, है ना, हो सकता है। यानी कि जो उत्पाद हैं कई सालों तक जो है परिरक्षित रहते हैं स्थायी विधि में। ठीक है, अस्थायी विधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अस्थायी विधि में यदि याद रखें तो जैसे अस्थायी विधि की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अस्थायी विधि में जैसे आपने कोई एक निश्चित तापमान पर फल और सब्जियों को रखा है, कोई तापमान उच्च, कई फल और सब्जियों को उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, कई बार निम्न तापमान की जरूरत पड़ती है, इस पर आपने रखा है। इसके अलावा इसमें जो सफाई है वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा मृदु परिरक्षक, जो छोटे मोटे परिरक्षक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मृदु परिरक्षक, ये भी इसमें आएंगे। यानी कि मृदु परिरक्षक का मतलब ये होता है कि जो स्थाई में तो हम ज़्यादा मात्रा लेते हैं और अस्थाई में हम कम लेते हैं, ये याद रखें। जैसे कि नमक की बात करें तो नमक का कम से कम 5 से 6% जो है अस्थाई विधि में हम काम में लेते हैं। कितना? 5 से 6। जैसे कि हम चीनी की मात्रा भी काम में लेते हैं, चीनी करीबन जो है 40 से 45% अस्थाई परिरक्षण में काम में लेते हैं। सिरका काम में लेते हैं, सिरका मान लो 0.1% के समथिंग, सॉरी 0.5% के समथिंग जो है सिरका काम में लेते हैं। तो ये आपकी अस्थाई विधि है। अस्थाई विधि से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना याद रखना थोड़ा बहुत कि भाई हाँ ठीक है, महीने भर तक जो है आपका जो परिरक्षण किया जाता है, महीने भर तक आप फल और सब्जियों को खराब होने से बचा पाते हैं, 7 से 8 महीने तक। तो ये आपके स्थायी विधि में आ जाएगा, सॉरी अस्थायी विधि में। और ये यदि आप कई सालों तक परिरक्षण करते हो तो ये आपके स्थायी विधि में आएगा। आप देखिए मुरब्बा कई महीनों तक परिरक्षित, कई साल तक, मतलब साल भर भी परिरक्षित रहता है। आप देखो शराब भी जो है परिरक्षित रहती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा हल्का सा जो है नोट डाउन कर सकते हैं, भाई। फिर देखेंगे हम जो है परमानेंट वाला जो है देखते हैं। चलिए लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करें। फिर देखते हैं स्थायी विधि। आप हेडिंग डालिए स्थायी विधि। अब देखो स्थायी विधि में मैं बता चुका हूँ, इन स्थायी विधि में क्या है, जो विधियां हम काम में लेंगे इन विधियों से लंबे समय तक जो फल और सब्जी हैं उनको परिरक्षित किया जा सकता है। अब इस विधियों में बहुत सारे प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, बहुत सारे विधियों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ये याद रखें। तो आप जो है हेडिंग डालिए। अब देखो स्थायी विधि में ये मैं बता चुका हूँ भाई, महीने भर तक। इसमें एक कंडीशन आती है, ये आपसे पूछा जाता है एसएफसिस का मतलब क्या होता है। कई बार एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जाता है कि जो एसएफसिस है इसका मतलब क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, इसका मतलब होता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना। जैसे आपका कोई खाद्य पदार्थ है और खाने का कोई प्रोडक्ट है और सूक्ष्म जीव उस पर अटैक करना चाह रहे हैं, उस चीज को रोकना जो है वो एसेप्सिस कहलाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिख सकते हैं खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव जीवों के आगमन को रोकना, ये याद रखें।
आटमन को जो रोकना है वो आपकी क्या होती है, ए सेप्सिस कंडीशन होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं अरोगाणुता, है ना। देखो अरोगाणुता, ये याद रखें, है ना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं और क्या है, और इसमें और प्रिंसिपल या विधियों में यदि और बात करें तो 8 आता है इसमें उच्च तापमान, कि भाई उच्च तापमान पर भी फल और सब्जियों को आप परिरक्षित रख सकते हो। किस पर? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर पर। अब हाई टेम्परेचर में भी दो कंडीशन इसमें देखने को मिलती हैं। दो कंडीशन क्या देखने को मिलती हैं? उच्च उच्च तापमान पर क्या होता है मैं बता देता हूं। एक तो पाश्चुरीकरण, एक तो पाश्चुरीकरण, उच्च तापमान पर एक तो पाश्चुरीकरण होता है, एक निर्जमीकरण होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टरलाइजेशन। एक तो पाश्चुरीकरण होता है, एक स्टरलाइजेशन होता है। अब यहां पर देखो ये दोनों में उच्च तापमान है, लेकिन अंतर क्या है वो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर। यहां पर मैं इसके कुछ गुण लिख रहा हूं, जैसे कि तापमान, तापमान की बात करें तो पाश्चुरीकरण में जो तापमान रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। यदि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का उपयोग करते हुए आप फल और सब्जियों का और उत्पादों का परिरक्षण कर रहे हो, लंबे समय तक आप बचा पा रहे हो, तो वो आपके पाश्चुरीकरण में आएगा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पाश्चुरीकरण में जो तापमान है वो कितना रखा जाता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। फिर आइए निर्जमीकरण, निर्जमीकरण में जो तापमान है वो कितना रखा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो तापमान है वो आपका स्टरलाइजेशन में रहेगा। अब बात करें कि भाई इस तापमान से सूक्ष्म जीव जो होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या सूक्ष्म जीवों की जो क्षति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपने पाश्चुरीकरण तकनीक से अपनाया है, 100 डिग्री सेल्सियस कम तापमान लिया है, तो हानिकारक जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट। देखो हानिकारक जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाश्चुरीकरण में लाभदायक जीवाणु फिर भी बचे होते हैं। कंप्लीट सूक्ष्म जीव का मरते नहीं है, कंप्लीट सूक्ष्म जीव नहीं मरते, समझ रहे हो। इसमें इसमें केवल हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वही मरते हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है, निर्जमीकरण में लाभदायक हो या हानिकारक हो, सभी जीवाणु जो हैं मर जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम जो है हानिकारक एवं लाभदायक सूक्ष्मजीव, हानिकारक एवं लाभदायक सूक्ष्मजीव को क्षति पहुंचती है। या हम कह सकते हैं कि नष्ट हो जाते हैं, क्षति पहुंचती है, या हम कह सकते हैं कि नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखो इसमें पार्शियल हो रहा है, इसमें कंप्लीट हो रहा है, ये याद रखें। इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये याद रखें, ठीक है। अब बात करें कि भाई पाश्चुरीकरण जो है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जनरली किस अवस्था में जो है यूज किया जाता है, ये याद रखना है। फल और सब्जियों के जो रस हैं उसका जो पाश्चुरीकरण है वो किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं कि भाई फल और सब्जियों के, फल व सब्जियों के रस, रस के परिरक्षण में, फल और सब्जियों का जो रस होता है, या हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में कहें तो फ्रूट जूस, फ्रूट जूस के परिरक्षण में जो है, फल और सब्जियों के परिरक्षण में जो है हम पाश्चुरीकरण जो है तकनीक काम में लेते हैं। और जो हम आगे पढ़ेंगे डिब्बाबंदी, यदि डिब्बाबंदी, डिब्बे में आप देखो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके डिब्बाबंदी में आते हैं, केनिन, डिब्बाबंदी में इसका यूज होता है किसका, निर्जमीकरण का। एक आपने पढ़ा होगा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर,
यानी कि बहुत अत्यधिक ज़्यादा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब होता है कि 149 डिग्री सेल्सियस और तापमान रहेगा, और 8 से 2 सेकंड के लिए इतने तापमान पर जो है किसी जो पेय पदार्थ होता है उसको परिरक्षित कर रहे हो, तापमान दे रहे हो, तो ये आपके अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होगा। अब इसमें भी आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा यूज किया जाता है। डिब्बाबंदी में भी निर्जमीकरण जो है इसमें तापमान कई बार 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई, पाश्चुरीकरण और आपके क्या हो गया, निर्जमीकरण। इसमें जैसे फल और जूस को जो है रखा जाता है, जैसे कि इसमें जो टेम्परेचर पे जो है लगभग फल और सब्जियों को जूस को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट के लिए रखा जाता है। तो ये कई बार परिरक्षण का कार्य करता है। तो ये याद रखें, पाश्चुरीकरण में क्या और निर्जमीकरण में दोनों में क्या अंतर है, तापमान का अंतर है। ठीक है भाई, ये याद रखना है। उच्च तापमान में आपके 2 बिंदु आते हैं जिनसे फलों का जो परिरक्षण है, फल और सब्जियों का जो परिरक्षण है वो किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर एग्जाम की दृष्टि से फिर देखते हैं ये, अच्छा नोट करें आप इसको जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए भाई, निम्न तापमान की बात करेंगे हम। और अगला परिरक्षण का जो है सिद्धांत या प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, तो वो क्या है, निम्न तापमान। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, निम्न तापमान से भी क्वेश्चन आता है, और आया भी हुआ है कई एग्जाम में जो है लो टेम्परेचर जो है, कि भाई लो टेम्परेचर पर जो है परिरक्षण किया जाता है। ये ठीक है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। लो टेम्परेचर में जो है एक तो यूज किया जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। एक तो हम यूज करते हैं क्या, 15 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान। इस तापमान को क्या कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। एक तापमान होता है -18 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, -40 माइनस है भाई, ये याद रखें, ये तापमान। अब ये तीनों तापमान जो हैं, एक और तापमान आता है आपने पढ़ा होगा -196 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये तापमान ये आते हैं आपके। चलिए भाई इसमें देख लेते हैं। पहला जो तापमान है, यदि तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और ये इस प्रकार का 15 डिग्री सेल्सियस पर जो भंडारण है ये आपका सेलार भंडारण कहलाएगा। ये याद रखें, ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो सेलार स्टोरेज का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है सेलार स्टोरेज का जो है। दूसरा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है हमारा जो रेफ्रिजरेशन भंडारण है वो किया जाता है, रेफ्रिजरेशन, है ना भाई। आप देखो फ्रीज जो फ्रीज रहता है, फ्रीज में आप इतना ही तो टेम्परेचर जनरली रखा जाता है, जिसे हम इसको हम चिलिन तापमान भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया चिलिन तापमान कितना होता है भंडारण के समय, चिलिन तापमान, केवल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, भंडारण के समय सेलार टेम्परेचर जो है कितना होता है, चिलिन चिलिन जो है। लेकिन देखो यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेशन भंडारण है, प्रशीतन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशीतन भी कहते हैं। अब कई बार होता है बहुत सारे फल और सब्जियों को कम तापमान पर जो है परिरक्षित किया जाता है, बहुत प्रकार के जो है फल और सब्जियों को। ये किसको क्या किया जाता है ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्रीजिंग या हिमीकरण तापमान कितना रहता है भंडारण में, फ्रीजिंग या हिमीकरण, फ्रीजिंग व हिमीकरण तापमान वो कितना रहता है भाई, -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग या हिमीकरण में रहता है। आप देखो जो डीप फ्रीजर रहते हैं उनमें तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। एक आपने पढ़ा होगा 196 डिग्री सेल्सियस, जिस पर हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आपसे पूछ ले कि क्रायो प्रिजर्वेशन के समय, क्रायो प्रिजर्वेशन के समय जो तापमान होता है वो कितना रहता है, -196 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इस क्रायो प्रिजर्वेशन में जो है
तरल नाइट्रोजन का यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन द्वारा ये तापमान जो है बनाया जाता है, तरल नाइट्रोजन द्वारा ये तापमान जो है जनरेट किया जाता है, ये याद रखें। तो इसके लिखिए आप इस चीज़ को, चलिए लिखिए इसको। और एक और चीज़ यहाँ पर नोट डाल के लिखें भाई, ये जितने भी तापमान है ना, इसमें सबसे बेस्ट जो फल फ्रूट जूस के लिए नोट करके आप लिख लें, इसमें फल रस के लिए, फल रस के लिए, फल रस के लिए फ्रीजिंग तापमान, फल रस के लिए फ्रीजिंग तापमान, फ्रीजिंग तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई फ्रूट जूस है, कोई फल रस है, फ्रूट जूस है, और उसका उसका भंडारण करना है, तो कौन सा जो तापमान है वो फल रस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, फ्रूट जूस के लिए तो याद रखें फ्रीजिंग तापमान यानी -18 से -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब जब तापमान की बात आ रही है तो कुछ और भी इसमें हम देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या कई बार पूछ लिया जाता है, सूक्ष्म जीव तो ठीक है इसमें मर जाएंगे, लेकिन कई बार एंजाइम पूछ लिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो एंजाइम है उनकी क्रियाशीलता पर फर्क पड़ता है ना। कई बार एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको रोकनी पड़ती है, कई बार बढ़ानी पड़ती है, तो इस पर भी फर्क पड़ता है, किसका तापमान का पड़ता है। तो ये लिखिए, फिर हम जो है बात करते हैं। पहले आप ये लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिया, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ जो हैं 2-3 नोट हैं वो आप लिख लीजिए, नोट डाल के आप लिखें। सबसे पहला नोट कि जो एंजाइम की जो क्रियाशील, सबसे पहला नोट लिखें, एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त तापमान, एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त तापमान। एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा तापमान उपयुक्त रहता है, तो ये याद रखें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त रहता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है उच्च तापमान जिस पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर जो एंजाइम है वो जनरली, सामान्यतः बात हो रही है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है तो जो एंजाइम है वो क्या है, फल और सब्जियों के जो एंजाइम है वो क्या है, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो लिखिए इस चीज़ को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2 नोट थे, ठीक है भाई। हमारा क्या क्या हो गया अभी, एसेप्सिस हो गया, और उसके बाद उच्च तापमान हो गया, निम्न तापमान भी, ये भी जो है आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है हम करेंगे इसमें, लिखेंगे, और ये हो गया आपका नोट, ठीक है। अगला एक और अगला सिद्धांत आप लिखेंगे भाई। हाँ, इसमें जो और सिद्धांत जो यूज किया जाता है, प्रिंसिपल या जो स्थायी विधि का एक और सिद्धांत है, वायु निष्कासन। कई बार क्या होता है, कई बार वायु अगर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है तो वो भी एक स्थायी तरीका हो जाता है। लगातार यदि वेंटिलेशन बना रहे तो इससे भी, और यह जो वायु निष्कासन का जो सिद्धांत है ये डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत है। आगे हम पढ़ेंगे डिब्बाबंदी, तो इसमें लिख सकते हैं डिब्बाबंदी का मुख्य सिद्धांत।
डिब्बाबंदी में क्या है, इस सिद्धांत को जो है यूज किया जाता है वायु निष्कासन, और इस सिद्धांत के द्वारा जो है हम कह सकते हैं फल और सब्जियों के परिरक्षण में काफ़ी सहभागिता जो है दर्शाई जाती है। फिर उसके बाद स्थायी विधि में और आता है आपके जो परिरक्षण होते हैं, मृदु परिरक्षकों का उपयोग, मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई मृदु परिरक्षक जो रहते हैं, जो मैंने बताए थे आपको अस्थायी विधि में, वो ही आपके स्थायी विधि में भी कारगर आएंगे। लेकिन बात करें यहाँ उसकी, तो यहाँ पर जो है मृदु परिरक्षक जो है आपको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करने हैं। क्या है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मृदु परिरक्षकों को यूज करना है ना, ये ध्यान रखें आपको, है ना। जैसे मृदु परिरक्षक की यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा जो है मृदु परिरक्षकों में, जैसे कि चीनी है ना, चीनी है, चीनी की कम से कम नहीं तो 65% जो है मात्रा जो है ये काम में ली जाती है। जैसे कि नमक है, नमक जो है 15 से 20% मात्रा जो है काम में ली जाती है, किसके लिए, परिरक्षण के लिए। तो आपसे ये मृदु परिरक्षकों का जो सिद्धांत है ये क्या करता है भाई, अपने जो मृदु परिरक्षक मतलब जहाँ कोई केमिकल नहीं है, नॉर्मल है, आपके नेचुरल हम कह सकते हैं। मृदु परिरक्षक का मतलब यह है कि नेचुरल जो है प्रोडक्ट या उत्पाद जो आपके फल और सब्जियों के जो बाई प्रोडक्ट है या उनको डायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, परिरक्षित कर रहे हैं, ये सिद्धांत है। और आपके जैसे कई बार जो है नमी नमी का निष्कासन किया जाता है, तो ये भी अगला सिद्धांत है, नमी निष्कासन, नमी निष्कासन द्वारा, है ना। नमी निष्कासन या सुखाना, कई बार बहुत से उत्पादों को सुखाना या निर्जलीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, फल और सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं। और देखो फल और सब्जियों का कई बार नमी निष्कासन, देखो आपको पता हो तो जो बीज होते हैं, फल और सब्जी होते हैं, कई बार फसलों के जो बीज होते हैं उनका भी परिरक्षण किया जाता है, यानी कि उनको भी स्टोरेज किया जाता है, तो उनका नमी हटाई जाती है। क्योंकि ज़्यादा नमी होने पर फल और सब्जियों में ज़्यादा जो एक कई बार ड्राई प्रोडक्ट भी रहते हैं, उनमें यदि ज़्यादा नमी है तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनका ज़्यादा अटैक होगा, और ज़्यादा अटैक होगा, इसलिए कई बार नमी निष्कासन, सुखाना, निर्जलीकरण ये किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सुखाने के लिए आप देखो, सुखाने के भी दो तरीके हैं। आप चाहो तो प्राकृतिक तरीका अपना सकते हो। प्राकृतिक तरीका क्या है भाई, धूप में, धूप में, है ना, धूप में आप जो है प्राकृतिक माध्यम है। फिर चाहो तो डिहाइड्रेशन यंत्र भी, डिहाइड्रेटर, इसमें एक यंत्र भी, कृत्रिम तरीका भी यूज कर सकते हो, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम में यदि बात करें तो इसमें कृत्रिम में एक उपकरण यूज किया जाता है, उपकरण, उसका भी यूज कर सकते हो। वो आपका क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, डिहाइड्रेटर, डिहाइड्रेटर। इस डिहाइड्रेटर का भी जो यूज है, इसका यूज आप कर सकते हो, ये याद रखें। जैसे डिहाइड्रेटर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यदि आपको फल और सब्जियों का निष्कासन करना है, डिहाइड्रेशन करना है, और उनको जब उनका निर्जलीकरण करना है, तो बताइए कितना तापमान आप काम में लोगे। तो याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, फल और सब्जियों में अलग अलग होता है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ये लिखो, फिर अगली लाइन में लिख देता हूँ मैं ना। इस डिहाइड्रेटर में जनरली जो तापमान यूज किया जाता है, जैसे कि आपके जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में, सब्जियों को यहीं लिख लें आप, सब्जियों को, और एक आपके फलों को, है ना। सब्जियों के लिए जो तापमान यूज किया जाता है वो 60 से 65, 60 से 66 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको सब्जियों को क्या करना है, सुखाना है, निर्जलीकरण करना है, तो कितना टेम्परेचर, कितना तापमान जनरली यूज किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको फलों को डिहाइड्रेट करना है डिहाइड्रेटर के द्वारा, तो उसमें जो तापमान जो रखा जाता है फलों को डिहाइड्रेट करने के लिए, वो 66 से 78 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है।
ये याद रखना, ये आपके क्वेश्चन बनता है। नमी, निष्कासन, निर्जलीकरण जो एक सिद्धांत है टेस्टा फल और सब्जी के परिरक्षण का, उसमें यदि बात करें तो सब्जियों का जो परिरक्षण में निर्जलीकरण हेतु कितना तापमान यूज किया जाता है, 60 से 66 किया जाता है। और फलों के लिए कितना तापमान यूज किया जाता है, 66 से 78 यूज किया जाता है। तो भाई ये नोट डाउन कीजिए आप इसको। और भी हैं ना प्रिजर्वेशन जो है, और भी हैं बहुत प्रकार के जो हैं, हम देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं इसमें, और इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़े भाई। अगला और क्या है, और सिद्धांतों में जैसे कि अगला यदि बात करें तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन बाई केमिकल। ये भाई सिद्धांत और विधियां चल रही हैं, मैं बता दूं ये प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, सिद्धांत चल रहे हैं कि हम कैसे कैसे फल और सब्जियों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनाकर हम जो है उनको परिरक्षित, कम समय से लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। ये सारी विधियां हैं हमने जो पढ़ी हैं। मृदु परिरक्षण का उपयोग करके भी आप संरक्षित कर सकते हो, वायु निष्कासन करके, वायु का निष्कासन करके भी आप परिरक्षण कर सकते हो, ये भी एक सिद्धांत है। इसके अलावा निम्न तापमान, लो टेम्परेचर के द्वारा भी आप निष्कासन परिरक्षण कर सकते हो, ये भी एक सिद्धांत है। उच्च तापमान का भी एक सिद्धांत है। ये सब सिद्धांत है भाई, है ना। वायु निष्कासन का सिद्धांत। अब प्रिजर्वेशन बाई केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये भी एक सिद्धांत है कि ये भी एक तरीका है प्रिजर्वेशन का, यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक रासायनिक पदार्थों द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण। ये याद रखें कि प्रिजर्वेशन जो है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस केमिकल प्रिजर्वेटिव में क्या है मैं बता दूं, दो प्रकार के प्रिजर्वेटिव आते हैं। क्वेश्चन जहाँ से आता है वो मैं बता देता हूँ। एक तो क्लास फर्स्ट के आते हैं और एक आते हैं क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में आपके प्रिजर्वेटिव आते हैं, एक तो आता है साल्ट यानी कि नमक, एक आता है आपके शुगर, शुगर यानी कि चीनी, एक आता है आपके सिरका, सिरका यानी कि विनेगर, विनेगर जैसे सिरका। अब ये आपके किस में आते हैं, क्लास फर्स्ट में आते हैं, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आपके क्लास सेकंड में जो है कौन से प्रिजर्वेटिव आते हैं, एक तो आता है सोडियम बेंजोएट, इनके द्वारा फल और सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है, खराब होने से बचाया जाता है। एक आता है केएमएस, केएमएस की फुल फॉर्म होती है पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट। ये आपके क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के जो है प्रिजर्वेटिव हैं। अब जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नमक होता है, नमक की कितनी मात्रा प्रिजर्वेशन में काम आती है, तो 15 से 25%। मैंने वहाँ पर 15 से 20 लिखा है, आप थोड़ा 15 से 20 भी कर सकते हो और 15 से 25 भी कर सकते हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 15 से 20 कर लो, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। चीनी की मात्रा कितना प्रतिशत से अधिक, 65% से अधिक, 65% से अधिक चीनी की मात्रा क्या काम करती है, प्रिजर्वेशन का काम करती है, परिरक्षण का काम करती है, ये याद रखना है। इसके अलावा सिरका, सिरका की 2% मात्रा क्या काम करती है, प्रिजर्वेशन का काम करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको नोट करना है, साथ के साथ आप नोट कर लें। जैसे कि चीनी किस में मिलाई जाती है, चीनी जैसे कि जैम है, जेली है, मुरब्बा है, कैंडी है, मार्मलेट है, ये इन सब में चीनी मिलाई जाती है। ये लिखो, फिर मैं बता देता हूँ किस किस में चीनी, किस में वो मिलाई जाती है। अब जैसे सिरका है, सिरका जो है आपके किस में यूज किया जाता है, ये सिरका, ये सिरका जो है अचार में यूज किया जाता है, इसमें अचार में, इसमें यूज किया जाता है, अचार में जो है क्या यूज किया जाता है, सिरका यूज किया जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो आपका जो नमक है, ये आपके अचार है, चटनी है, उसमें यूज किया जाता है। चीनी की बात करें तो चीनी लिख लीजिए आप, चीनी किस किस में यूज की जाती है, जैम,
जेली, मुरब्बा, कैंडी, मार्मलेड इसमें यूज की जाती है। ठीक है भाई, ये याद रखें। तो ये आपके, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई परिरक्षण के समय नमक की कितनी मात्रा काम में ली जाती है। मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनके क्लास सेकंड के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, क्लास सेकंड के बारे में देख लेते हैं, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता हो तो, हाँ, जो वाइन है, वाइन के परिरक्षण में, या नोट करके एक लाइन लिख लें, वाइन के परिरक्षण में एल्कोहल, एल्कोहल का यूज किया जाता है। एल्कोहल क्या है? एक प्रिजर्वेटिव है, इसका यूज किया जाता है किसमें भाई? वाइन के परिरक्षण में एल्कोहल का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें में वाइन के परिरक्षण में किसका यूज किया जाता है? एल्कोहल का यूज किया जाता है। और देखो केमिकल में और क्या है, केमिकल में एसिड प्रिजर्वेटिव भी केमिकल में आएंगे आपके, एसिड प्रिजर्वेटिव। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब यानी कि अम्ल परिरक्षक, अम्ल परिरक्षक, ऐसे ऐसे अम्ल जो परिरक्षण का काम करते हैं वो आपके किस में आएंगे? एसिड परिरक्षण में आएंगे, है ना। ये आप जो है नोट डाउन कीजिए साथ के साथ। जैसे यदि बात करें तो एसिड परिरक्षण में, जैसे एक आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अम्ल। ये एसिटिक एसिड अम्ल जो है, ये परिरक्षक का काम किस में करता है? जो आपका सिरका होता है, सिरका में, या विनेगर जिसे आप कहते हो। अब यहां से कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो सिरका, जो एक परिरक्षक का कार्य करता है, उसमें कौन सा अम्ल है जो परिरक्षण का मेन उत्तरदायी कारक है? एसिडिक अम्ल है, ये ध्यान रखें, जो कहां पर यूज किया जा रहा है? सिरका में। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का नाम सुना होगा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ये किस में काम करता है? नींबू वर्गीय में, नींबू रस में, जो लेमन जूस होता है, नींबू रस, नींबू रस में जो कार्य करता है वो सिट्रिक अम्ल कार्य करता है। सिट्रिक अम्ल एज ए प्रिजर्वेटिव कार्य करता है, परिरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर और आपसे पूछा जा सकता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो अचार होता है, अचार में लैक्टिक अम्ल जो बनता है अचार में, ये लैक्टिक अम्ल का कार्य क्या होता है? ये भी एक प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, प्रिजर्वेशन करता है अचार का, अचार को खराब होने से जो है बचाता है। कौन? लैक्टिक अम्ल। तो ये आपके एसिड यानी कि अम्ल परिरक्षक में आ जाते हैं, ये याद रखना है ना। और विनेगर, विनेगर में जो है कौन सा अम्ल होता है? विनेगर में कौन सा परिरक्षक कारक होता है? जो सिरका, सिरका एट, मैंने अभी आपको बताया सिरका क्या है, क्लास फर्स्ट का क्या है? परिरक्षक है। इस सिरका में कौन सा अम्ल होता है जो परिरक्षक का कार्य करता है? एसिटिक अम्ल होता है ना। अब यहां से एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्या, नोट करके आप लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सिरका में, सिरका में 5% एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। कितने? याद रखें, सिरका में जो है कितने जो है बात करें तो सिरका में 5% एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है। लेकिन मैंने कहा है सिरका में एसिटिक अम्ल 5% होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिरका की कितनी मात्रा, कितनी मात्रा प्रिजर्वेशन में काम में ली जाती है, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। सिरका की 2% मात्रा, 2% मात्रा परिरक्षक का कार्य करती है, परिरक्षण का कार्य करती है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
सिरटा में एसिटिक एसिड तो 5% होता है, ये अलग बात है। सिरटा की 2% मात्रा परिरक्षण का कार्य करती है, ये अलग बात है। तो ध्यान रखना, आपसे यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो लिखिए, जो आप वाइन पीते हो ना, उसमें एल्कोहल एल्कोहल क्या काम करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव जो है काम करता है, ये याद रखना है आपको। तो इसको लिखिए आप जल्दी से। और देखते हैं, और भी हैं प्रिजर्वेशन के बहुत हैं। अब जैसे अभी हमने क्लास फर्स्ट के देखे, अब जो क्लास सेकंड के हैं वो भी देख लेते हैं। अब जैसे ये लिख लिया आपने। अब हमने क्लास सेकंड वाले क्या क्या देखे थे, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इससे कैसा क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार का बनता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अब इसमें इसमें क्या थोड़ा सा, क्योंकि जो सोडियम बेंजोएट है ना, ये तो कम मात्रा में यूज किया जाता है, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो इसको हम एक एक हेडिंग डाल लें आप, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, परिरक्षकों का प्रयोग। या फिर एक काम करें, नहीं तो डायरेक्ट सारणी के तौर पर लिख लें। डायरेक्ट आप डायरेक्ट अपन टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं, है ना। एक काम करो, इधर लिख लो आप, KMS जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, एक तो एक तरफ ये लिख लो और दूसरी तरफ लिख लो आप सोडियम बेंजोएट। अब देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो सोडियम बेंजोएट होता है, ये रंगीन, जो कलर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, कलर वाले जिनमें कलरफुल रहता है ना, जैसे मेरी शर्ट कलरफुल है ना, समझ रहे हो। तो कलरफुल वाले में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है, और कलरलेस जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें पोटेशियम मेटाबाइस सल्फेट का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मुख्य तत्व, अगर आपसे पूछे कि मोटे KMS, जो KMS होता है, इसमें कौन सा मुख्य तत्व है जो कार्य करता है परिरक्षण का, तो ये होती है SO2 गैस। इसमें SO2 गैस होती है जो कार्य करती है किसका, परिरक्षण का कार्य करती है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो उत्पाद होता है, ये मार्केट में जो मिलता है, इसमें होता है बेंजोएट अम्ल। बेंजोएट अम्ल होता है जो कार्य करता है किसका, परिरक्षण का कार्य करता है, ये याद रखना है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट में क्या होती है, SO2 गैस होती है। अब एक और चीज देखिए, कई बार इसकी मात्रा से भी पूछा जा सकता है। जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, इसकी मात्रा कम यूज की जाती है, और इसकी हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ये याद रखें, है ना। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स कहते हैं कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की मात्रा कम यूज करनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसकी मात्रा, जैसे कि सामान्यतः इसकी जो मात्रा है वो कितना यूज की जाती है, 350 से 500 ppm। 350 से 500 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इतनी मात्रा आपने को यूज करनी चाहिए मैक्सिमम से। और आपके सोडियम बेंजोएट की मात्रा की बात करें तो 700 ppm तक आप यूज कर सकते हो, ये याद रखने। कई बार सोडियम बेंजोएट की मात्रा 1000 ppm तक भी चली जाती है, ठीक है, ये याद रखें। लेटिन, लेटिन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कितनी मात्रा यूज करनी चाहिए, लेकिन FPO, जो आपका जो FPO है, वो ये कहता है कि इसकी जो मात्रा है 0.06 से 0.1 जो है 0.1% मात्रा यूज करनी चाहिए। परसेंटेज में इसको लिख के दिया है। ऐसा कौन कहता है, FPO कहता है। जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि उत्पाद की बात करें तो मैं आपको आगे उत्पाद पढ़ाऊंगा। हॉर्टिकल्चर के बहुत प्रकार के जो हैं उत्पाद रहते हैं, जैसे पानट है, RTS है, कॉर्डियल है, जैम है, जेली है, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करूं तो जैसे RTS, रेडी टू सर्व, RTS एक पेय पदार्थ होता है। अब ये इसमें जो है 100 ppm मात्रा काम में ली जाती है। आपसे पूछ ले कि RTS जो ये क्या है,
एक उत्पाद है, एक बाई प्रोडक्ट है इसमें। पानट, पानट को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वैश। और देखो आप इसको लिख लो, बाकी ज़्यादातर चीज़ें क्या क्वेश्चन पढ़ने से आपके सॉल्व नहीं, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। याद रखें, पानट की यदि बात करें तो 350 ppm की मात्रा यूज की जाती है। फिर इधर आ जाओ बेंजोइट में। बेंजोइट में जो है बात करें जैसे कि आर आर टी एस में इधर 100 ppm यूज कर ली जाती है, हाईएस्ट लिमिट। और यहाँ पर जो पानट होता है, पानट में आपके करीबन जो है 600 ppm तक यूज की जाती है। ये याद रखें आप, देखिए इसको। फिर उसके बाद ये लिख लिया हो तो कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और हैं, यही लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। इनका उपयोग, देखो इनका उपयोग, अब जैसे जो टीएमएस होती है ना, टीएमएस का कार्य क्या करता है? ये जीवाणु व कवक को नष्ट करती है। क्या करती है? जीवाणु व कवक को नष्ट, कवक को नष्ट करती है कौन? टीएमएस। और ये जो सोडियम बेंजोएट होता है, ये खमीर, खमीर यानी कि ईस्ट को नष्ट करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट को नष्ट करने के लिए कौन सा केमिकल प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं, तो ये याद रखना है, सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। जीवाणु और कवकों को जो है यदि नष्ट करना है तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं? आपका पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट काम में लेते हैं। दूसरा जो इसमें एक और चीज़ लिख लें, इसका SO2 का यूज जो किया जाता है रंगीन, रंगहीन उत्पादों में, ये लिख लें भाई, रंगीन उत्पादों में जो है इसका यूज किया जाता है। रंगहीन उत्पादों में SO2 का यूज किया जाता है। और जितने भी रंगीन पदार्थ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंगीन पदार्थ या रंगीन उत्पाद जो रहते हैं उसमें बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SO2 का यूज रंगहीन उत्पादों में, कलरलेस में, और बेंजोइक का जो है कलरफुल में, जो है कलर वाले में यूज किया जाता है। तो ये लिखिए आप इस चीज़ को। है ना, ये लिख लिया। अब कुछ मैं बता देता हूँ उदाहरण, जैसे नोट करके आप लिखें। जैसे कहाँ पर आपके जो सोडियम बेंजोएट है, जो कि कलर जो है कलरफुल में यूज किया जाता है, तो उसमें लिख लें आप गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, फाल्स जो है जामुन, जामुन, इसके साथ ही जो है फालसा, फालसा, आम, टमाटर के आम, टमाटर, टमाटर जो है सॉस एंड केचप, टमाटर सॉस एवं केचप में सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। फिर ये भाई कलर वाले होते हैं, और कलर वाले हैं तो इनका उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, कलर वालों का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप जो है लिखिए इस चीज़ को। है ना, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया। फिर इसमें हम देखते हैं कि और भी एक और भी है, प्रिजर्वेशन बाई फर्मेंटेशन। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन बाई फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन के द्वारा, किण्वन के द्वारा जो है, किण्वन के द्वारा भी कई
जो उत्पाद होते हैं उनको परिरक्षित किया जाता है, लंबे समय तक जो है परिरक्षित किया जाता है। जैसे कि किण्वन की यदि बात करें तो आपके किण्वन में जैसे बात करें तो एल्कोहलिक किण्वन, जैसे बात करें तो एल्कोहलिक किण्वन यानी कि आपके जो है किण्वन, इसमें एल्कोहलिक किण्वन किस में देखने को मिलता है आपको, जो शराब होती है शराब में एल्कोहलिक किण्वन देखने को मिलता है। इसमें एथेनॉल बनता है, इथेनॉल रहता है एल्कोहल में मेनली, और वो शराब को जो है परिरक्षित करता है, लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। फिर उसके बाद आ जाइए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किण्वन फर्मेंटेशन किस प्रोडक्ट में देखने को मिलता है जो परिरक्षित का कार्य करता है, ये आपको लैक्टिक अम्ल मैंने बता चुका हूँ। अचार में लैक्टिक अम्ल जो है किस में देखने को मिलता है, अचार में ये किण्वन। इसके अलावा एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल किण्वन, ये आपको किस में देखने को मिलेगा भाई, एसिटिक अम्ल जो है आपके जो सिरका, ध्यान रखें सिरका, जो सिरका होता है जिसे आप कहते हो विनेगर, विनेगर में एसिटिक अम्ल जो है देखने को मिलता है, ये एसिटिक अम्ल किण्वन जो है देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है ना। चलिए लिखिए इसको, है ना। कई बार एस्परजिलस नाइगर जो है सिट्रिक अम्ल जो है, आपको पता हो तो एक एक कवक होती है उसको भी रोकता है। सिट्रिक जो सिट्रिक एसिड होता है, जो नींबू होता है, एक कवक होती है जिसका नाम होता है एस्परजिलस, जो नाइजर होता है उसको भी रोकने का कार्य करता है। कौन, ये आपका सिट्रिक एसिड, वो भी रहता है भैया ना। चलिए भाई लिख लिया, ये आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लिया डरे भाई कुछ, जैसे अब इसमें मुझे याद आ रहा है कि कुछ एक एक दो नोट लिख लो आप। एक क्या है, एक तरफ लिखो आप पदार्थ, है ना, और क्योंकि ये भी क्या किण्वन के पदार्थ हैं, और इधर लिखो स्रोत, है ना, ये पदार्थ और स्रोत। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा फेनी, फेनी एक पदार्थ है, और फेनी का जो स्रोत है मतलब किसके किण्वन से बनाई जाती है, काजू से। ये कई बार पूछ लिया जाता है, जो फेनी है वो काजू। कई बार आपने देखा होगा सीडार, सीडार, और आपने देखा होगा एप्पल, जो सेब होती है एप्पल सीडार कहते हो ना आप, जो सीडार है ये भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है किसका भाई, सेब का। इसके अलावा आ जाओ बोध का, है ना, जो बोध का रहती है ना, ये आलू का फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है भाई, मेनली जो आलू से, आलू का फर्मेंटेशन किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। और देखो सौरक्रॉट, ये सौरक्रॉट जो रहता है, ये आपके जो सफ़ेद पत्ता गोभी होती है, या डायरेक्ट लिखो सफ़ेद छोड़ो, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के किण्वन से, पत्ता गोभी को काटा जाता है, और पत्ता गोभी के किण्वन से, किससे भाई, किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछे जाते हैं भाई, ये याद रखना है कैबेज फर्मेंटेशन। और इसमें जो सौरक्रॉट जो कैबेज फर्मेंटेशन होता है, इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। जो कैबेज जो फर्मेंटेशन जो देखने को मिलता है सौरक्रॉट में, ये जो सौरक्रॉट होता है इसमें जो देखने को मिलता है वो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो अचार में भी देखने को मिला था। अचार में जो फर्मेंटेशन होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड। ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा ही गया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सौरक्रॉट जो एक किण्वन पदार्थ है वो किसका है, पत्ता गोभी है, और इसमें किण्वन कौन सा देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड जो किण्वन है वो आपके जो है देखने को मिलता है। ठीक है भाई, इसको जो है जल्दी से नोट कीजिए आप, जो है ये आपका किण्वन के द्वारा जो है प्रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद कई बार आपने देखा होगा जो पेय पदार्थ होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में जो है CO2 जो है वो कार्य करती है। तो ये लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, जो है लिखें भाई प्रिजर्वेशन भाई कार्बोनेशन, आगे लिखें। अगला जो है प्रिजर्वेशन बाई, प्रिजर्वेशन बाई कार्बोनेशन, कार्बोनेशन,
यानी कि जो कार्बोनीकरण होता है, कार्बोनीकरण द्वारा जो है प्रिजर्वेशन, आपने देखा होगा जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें ये उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में ये जो यूज किया जाता है, जो CO2 जो है 8 से 8 ग्राम पर लीटर, 8 से 8 ग्राम पर लीटर जो CO2 है वो यूज की जाती है, ये याद रखना है आपको। जनरली ये जो है कोल्ड ड्रिंक, या आप कह सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ जूस बेवरेज जो रहती हैं, यानी कि जो जूस प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी जनरली यदि उनको बोतल में यदि बंद करके रखा जाता है तो उसमें भी कार्बनीकरण जो है, कार्बन की जो CO2 की जो मात्रा है वो कितनी ली जाती है, CO2 की मात्रा जो है कार्बनीकरण जो रखा जाता है उसमें वो 8 से 8 ग्राम पर लीटर ली जाती है। इसके अलावा एक और है, अगर आपसे पूछ ले, इसमें एक और पूछ ले कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, संपूर्ण सूक्ष्म जीव, जितने भी संपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं, संपूर्ण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने हेतु ये जो CO2 की जो मात्रा है, CO2 की मात्रा, यदि आप चाह रहे थे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाए और इसमें नुकसान ना हो, आपका जो उत्पाद है वो खराब ना हो, तो 14.6 ग्राम पर लीटर CO2 की जो मात्रा है वो यूज की जाती है, ये आपको याद रखना है ना, ये याद रखना है। तो ये कार्बोनेशन में इतना ही पूछा जाता है, कार्बोनीकरण में कि CO2 की कितनी मात्रा कहाँ पर यूज की जाती है। तो 8 से 8 ग्राम जो लीटर है वो जूस बेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। और यदि आपको संपूर्ण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकनी है तब आपको जो मात्रा काम में लेनी है वो 14.6 लीटर ग्राम प्रति लीटर लेनी है। लिखिए भाई, लिख लिया। अगला और प्रिजर्वेशन है, बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स हैं जो पूछे जाते हैं। एक है प्रिजर्वेशन बाई रेडिएशन, अगला है प्रिजर्वेशन बाई इरिडिएशन, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है बिंदु है, यानी कि रेडिएशन मतलब विकिरण द्वारा वितरण द्वारा भी कई उत्पाद जो रहते हैं और उनको जो है यूज किया जाता है। जैसे कि वितरण द्वारा की यदि बात करें, जैसे कि एक्स रेज द्वारा जो है हम यूज कर लिए जाते हैं, है ना। गामा रेज इनके द्वारा कई प्रोडक्ट जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो गामा रेज का किया जाता है। बस इतना ही पूछा जाता है। हाँ, एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अन्य नाम। एग्जाम में भी आया हुआ है ये अन्य नाम होता है इसका कोल्ड स्टरलाइजेशन, यानी कि ठंडी जीवाणु विहीनीकरण, ठंडी जीवाणु विहीनीकरण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इरेडिएशन होता है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कोल्ड स्टरलाइजेशन होता है, ये आपको याद रखना है, तो लिखिए इस चीज को। फिर उसके बाद आपके और भी हैं, जैसे प्रिजर्वेशन बाई एंटीबायोटिक भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला अगला आप लिखें, ये तो टेबल है ना, प्रिजर्वेशन, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं प्रतिजैविटी, उनके द्वारा भी प्रिजर्वेशन किया जाता है एंटीबायोटिक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो रहती हैं, जो प्रतिजैविटी रहती हैं, एक तो नियासिन होती है, सॉरी निसिन जो है, एक होती है निसिन, ना निसिन होती है, और एक आपकी रहती है इसमें पिमेरिसिन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो यूज की जाती हैं, तो निसिन और पिमरेसिन जो है एंटीबायोटिक्स हैं ये यूज की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें अगर जैसे और देखा जाए तो जो निसिन है ना, निसिन ये
जो निसिन होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से प्राप्त। आपसे पूछा जाए कि निसिन, निसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो काम करती है प्रिजर्वेशन का, परिरक्षण का काम करती है बहुत सारे प्रोडक्ट में। वो किस से बनती है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस क्या है आपको पता ही है, बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया से जो निसिन जो प्रोटीन होती निसिन जो एंटीबायोटिक होती है इसको बनाया जाता है, ये याद रखें। और निसिन जो है जो मेनली जो कार्य करती है, जो बनाया तो इससे जाता है, और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम को जीवाणु को नष्ट करती है, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पर। ये निसिन का कार्य क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। देखो जो एंटीबायोटिक है प्राप्त तो किससे हो रही है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया से प्राप्त हो रही है। और किस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही है निसिन? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। और ये क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो जीवाणु होता है ये बहुत ही विषाक्तता पैदा करता है खाने में। खाने में जो मुख्य रूप से जो विषाक्तता होती है, ये याद रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप लिख सकते हैं ये दिख नहीं रहा पेन। खाने में विषाक्तता पैदा करता है, खाने में विषाक्तता। ये मेनली फूड पॉइजनिंग जो है, फूड पॉइजनिंग खाने में जो है फूड पॉइजनिंग के लिए यही है भाई, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है जो है ना, ये बहुत नुकसान करता है। तो निसिन प्रोटीन जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, तो ध्यान रखें। पिमरेशिन भी होती है, पिमरेशिन भी काम करती है। और पिमरेशिन जो है ये एंटी फंडल होती है भाई, एंटी फंडल, ये याद रखें। जो पिमरेशिन होती है एंटी फंडल होती है। एंटी फंडल का मतलब होता है जो कवक होते हैं, कवकों की वृद्धि को रोकती है भाई। ये क्या करती है? कवकों की वृद्धि को रोकती है। और ये मुख्य रूप से जो पिमरेशिन है काम में ली जाती है फल रस में, फल रसों में, फल रसों में यूज किया जाता है पिमरेशिन प्रोटीन का जो है, सॉरी पिमरेशिन एंटीबायोटिक का जो है फल रसों में यूज किया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए भाई जल्दी से, ठीक है। तो ये आपके जो सिद्धांत है वो आपके कंप्लीट होते हैं भाई, ये आपके जो सिद्धांत हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं, है ना। तो हमने बहुत सारे जो है सिद्धांतों की जो है बात की है। तो ये सभी जो सिद्धांत हैं आपके फल परिरक्षण की पहली क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने फल परिरक्षण के बहुत सारे सिद्धांत और इनकी चर्चाएं की हैं। तो याद रखें भाई, ये आपका फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है और भी आगे कंटिन्यू रहेगा। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चंस जो हैं पूरे, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पूरे कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।